प्रिय पाठकगण, आज क्लास 8 को हिंदी में लेसन 4 की पढ़ाई होने जा रही है और आप लोग से कहा गया था कि लेसन 1, 2, 3 3 लेसन पढ़ाई हो जाने के बाद क्वेश्चन आंसर बना करके और उसको चेक करवाने के लिए। तो अभी तक किसी ने कॉपी नहीं भेजी। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में क्वेश्चन आंसर बना लीजिए और बुक में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है वो पूरे लेसन का भरना पड़ेगा। भर करके उसको भी आप लोग चेक करवा सकते हैं। कॉपी और बुक किसी से अपना विद्यालय में भेज दीजिए या संभव हो तो आप लोग भी ले करके आ सकते हैं और कॉपी चेक करा करके लेके जा सकते हैं। कॉपी जब तक चेक नहीं कराइएगा तो दिकदारी परेशानी आप ही लोग को हो जाएगी। और इस महामारी में सुरक्षा में रहते हुए शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ने का जरूरत है। मन लगा करके उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के विषय में आप लोग को देख ही रहे हैं कि कितनी परेशानियां उठानी पड़ रही है। उसके बावजूद भी इतना प्रयास आप लोग के लिए हो रहा है, तो आप लोग इसको मन लगा करके देखें, पढ़ें और समझने की कोशिश भी करें। तो लेसन 4 के शीर्षक का नाम है नशा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां बहुत ही रोचक होती है और कुछ समझने के लिए होती है, कुछ समझने के लायक होती है। जैसे मान लीजिए कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि मनुष्य का स्वभाव जो होता है बहुत ही विचित्र होता है। मनुष्य अपने स्वभाव के कारण बहुत ही विचित्र होता है। क्यों विचित्र होता है कि यदि उसके पास सुख सुविधा की कोई वस्तु जब तक पास में नहीं रहती है तो वह उसको पाने के लिए उत्सुक रहता है और उसके लिए उसे जो जो परेशानियां उठानी पड़ती है वो सब करता है। लेकिन जब वही वस्तु उसे मिल जाती है तो वह उसे जरूरत समझने लगता है। परिस्थिति के साथ ही उसका दृष्टिकोण तथा तर्क भी बदल जाता है। जब उसे वो चीज मिल जाती है तो वह परिस्थिति के अनुसार वो अपना समय भी बदल देता है और तर्क वितर्क जो करता है वो भी बदल देता है। इसी कहानी को, इसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने इस नशा शीर्षक कहानी को लिखा है। अभी देखते हैं, भाग 1 में है कि ईश्वरी एक लड़का है जो बड़े जमींदार का लड़का है और मैं एक गरीब क्लर्क हूँ। मैं यानी अपने आप को, लेखक अपने आप को कह रहे हैं, जिसके पास यानी लेखक के पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद नहीं थी और कोई धन संपत्ति उनके पास नहीं थी। वे दोनों, ईश्वरी और लेखक, परस्पर बहस करते रहते थे। मैं जमींदारों की बुराई करता, वह जमींदारों का पक्ष लेता था। यहाँ वह ईश्वरी के लिए आया है और मैं लेखक के लिए आया है। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े मनुष्य हमेशा होते रहते हैं
और होते रहेंगे। कुछ उसकी यह लचर दलील थी, लचर माने होता है कमजोरी, यानी वह एक उसकी यह एक कमजोरी थी। किसी भी मानवीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर क्रोधित हो जाता था और बुरी लगने वाली बात कह देता था, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी क्रोधित होते हुए नहीं देखा। मनुष्य की एक खास प्रवृत्ति यह भी होती है कि कोई मनुष्य जो होता है वह शुरू से ही किसी न किसी बात पे क्रोधित होते रहता है, और कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिसको किसी प्रकार की परेशानियां, किसी प्रकार की दिक्कत या झेलना पड़े तब भी वह खुशी रहता है। ये दोनों प्रवृत्ति के लोग होते रहते हैं। तो उसी में के ईश्वरी था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात नहीं करता था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता था। क्यों न हो, वह एक जमींदार का लड़का था और नौकर पर सभी लोग यही सोचते हैं कि जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे काम करने वाले हैं, उन पर हुक्म देना ही हमारा विशेष अधिकार है। उससे प्रेम से काम करवाने का तरीका नहीं मालूम है किसी किसी को। तो वही उसकी आदत थी। यानी कहने का मतलब था कि सुस्ती और बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न होती थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार जो होता था सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था। यानी भाईचारे के साथ और नम्रता का व्यवहार होता था। इस बार दशहरे की छुट्टी में मैंने निश्चय किया कि मैं घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपये न थे और न ही मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था कि वे मुझे जो कुछ देंगे वही उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। उसके साथ ही मुझे परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। बोर्डिंग हाउस में अकेले पड़े रहने को भी जी न चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। यानी बिना निवेदन किए ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। मैंने सोचा ईश्वरी के साथ परीक्षा की अच्छी तैयारी हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और बुद्धिमान है। उसने मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने से पहले कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर तुमने जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। यानी आसामी जाति के जो लोग होते हैं, है ना, उन पर शासन चलाने का काम इन जमींदारों लोगों को था। आसामी भी यही समझता है, अगर उसे सुझाव दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता न लगे। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, ईश्वरी बोला। तुम गलत समझते हो, मैंने उससे कहा। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। उसने इस मामले को बड़े विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। अब ये तो हो गया कि ये उन लोग की बातचीत हो गई और जाने के लिए वे लोग तैयार हो गए। अब दूसरे खंड में देखिए, रेलगाड़ी में सेकंड क्लास में तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था। अब सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेलगाड़ी तो रात को 9 बजे आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। रिफ्रेशमेंट रूम यानी जलपान करने का घर। फिर मेरी
वेशभूषा रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और साथी कौन है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। भोजन के पैसे ईश्वरी ने दिए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उनसे ज़्यादा इन खानसामों को इनाम में मिल जाता है। 1 अठन्नी यानी 50 पैसे तो चलते समय ईश्वरी ही ने दे दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। मैं सोच रहा था क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद आया। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। रेलगाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया। उन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, ये सब कितने तमीजदार हैं, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं आता। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो वे शायद इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएं। तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं? ईश्वरी बोला, जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। मैंने कहा। रेलगाड़ी चली, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, 2nd क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा के दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक कितना समझता है, और बीच वाले बट पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। नौकरों ने हमारा सामान उठाया। 2 भद्र पुरुष हमारे साथ साथ चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, राम हड़क। दोनों ने हास्य और विचित्र नेत्रों से मुझे देखा, मानो कह रहे हो, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते हैं और साथ रहते भी हैं। या कहिए कि इनकी ही बदौलत मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चला आया होता। इस बार मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनसे घर जाने को मना करवा दिया। दोनों सज्जन ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, ये महात्मा गांधी के भक्त हैं, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर इनकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर लाए गए हैं। यानी ईश्वरी ने उन पे कमेंट किया। राम हड़क बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराज चौगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबा लेते। एक सादा कुर्ता पजामा और चमड़े के जूते पहनकर बाजारों में घुमा करते थे। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यपद न जान पड़ा। उनके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था। हम रेलगाड़ी से उतरे तो देखा कि 2 घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। घोड़ों को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। हालांकि मैंने किशोरावस्था में कई बार सामान ढोने वाले घोड़े की सवारी की थी,
मैंने अपने घोड़े को ईश्वरी के घोड़े के पीछे दौड़ाया। खैरियत यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वाकर लौटता। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आगे कल पढ़ाएंगे और आप लोग जो है 3 लेसन का क्वेश्चन आंसर बना करके चेक करवा लें। धन्यवाद।